बायोलॉजी का अध्याय जो 2 है, जिसमें हमें नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है, उससे हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। और ये 10 जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हम जितना भी क्रैश कोर्स में क्लास कराए हैं, समझिए कि एक एक जो क्लास है उसमें सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी पढ़ते होंगे, ये बार बार हम बात बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक क्लास को आप लोग जाकर देखिए। जो क्रैश कोर्स वाला जो प्ले लिस्ट में क्रैश कोर्स वाला सेक्शन है उसमें जाइए, हर एक वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखिए और उसका भरपूर समझिए कि आनंद लीजिए उस क्लास से और उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम की दृष्टि से हम क्लास को लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित है और एक एक क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम क्या देखेंगे, इस सेशन में हम लोग नियंत्रण और समन्वय, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें से हम 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और सेलेक्ट जो क्वेश्चन हम किए हैं, समझिए कि आप ऑफलाइन में अगर पढ़ रहे होंगे तो अपने गुरुजी से दिखा दीजिएगा कि सर ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं, बोर्ड के लायक है कि नहीं। तो बिल्कुल बोलेंगे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा है कि जिसको नकार सके कि चलिए ये क्वेश्चन खराब डाले हैं सर, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम चुन के लाए हैं। तो चलिए, और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए चुन कर लाया गया है कि समझिए कि आप क्रैश कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कम समय में क्या पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितना समय ज्यादा होता है उतना ही कंटेंट ज्यादा रखा जाता है, लेकिन अगर समय कम है तो कंटेंट भी आपको कम मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच अंतर बताना है। ध्यान दीजिए, कोई भी अंतर लिखना है तो उसमें ये बात हम जरूर लिखेंगे कि निम्नलिखित अंतर है, चाहे कोई विषय हो। अंतर में ये बात लिखना जरूरी है। उसके बाद इसको 2 भागों में अलग अलग बांट दिया जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा, दूसरा भाग इधर हो जाएगा। और अगर अंतर जिसे पहले इसमें क्या है प्रतिवर्ती क्रिया, तो इधर रहेगा प्रतिवर्ती क्रिया और इधर रहेगा टहलना। ठीक है, जैसे समझिए अगर दर्पण में अंतर पूछ रहा है तो एक दर्पण इधर रहेगा, दूसरा इधर रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर रख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब इधर लिख लीजिए और निम्नलिखित जरूर लिखिएगा, क्योंकि समझिए कि इससे आपका कॉपी क्या होगा, स्मार्ट बनेगा। और स्मार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि समझिए कि एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपका फीस नहीं देख रहा है, आपका क्वालिटी वहां पे पता चल रहा है किससे, आपके कॉपी से, आपके हैंड राइटिंग से, आपके कॉपी से पता चल रहा है। आपको वो नहीं जानते हैं कि आप कितना पढ़े कि नहीं पढ़े, आपका चेहरा कैसे, वो कुछ नहीं जानते हैं। केवल आपका वहां पे कॉपी है और आपका जो लिखा हुआ हैंड राइटिंग है और जो कंटेंट है वही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो इसी से आपका पता लगेगा, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें हम पहला अंतर क्या लिखेंगे। पहला अंतर देखिए, यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये हमारी इच्छा नियंत्रित नहीं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए छींक आना, आपको अचानक छींक आता है तो उसमें समझिए कि एक तरह से रोकना भी क्या है, आपके बस में नहीं है, आना भी आपके बस में नहीं है। तो ये क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है जिसको हम प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। इसमें देखिए टहलना, टहलना तो आपके बस में है, जब चाहे जब टहलेंगे, जब चाहे तब रुक जाएंगे। तो ये क्या है, यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। यह क्रिया जो है हमारी इच्छा से क्या होती है, नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि हम इसके विषय में सोच नहीं सकते हैं। यानी प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें जो टहलने के बारे में जो है हम भरपूर सोच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। कौन, ये टहलना, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में, हमारे बस में नहीं है। क्या चीज, प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरा जो है मेरुरज्जु इसको नियंत्रित करता है। ये हमारा जो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है मेरुरज्जु, यही क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। और इसमें क्या होगा, ये मस्तिष्क इसे नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क इसे क्या करेगा, मस्तिष्क पूर्ण रूप से मस्तिष्क अपने हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, इसको नियंत्रित करेंगे, संभालेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। यानी जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उसकी क्या भूमिका है किसमें, प्रतिवर्ती क्रिया में। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यानी सोचने समझने का जो ये मस्तिष्क हमारा है, एक क्या है, मुख्य केंद्र है। उसी से हम सोचते समझते हैं, अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। यह मेरुरज्जु से
प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। यानी मेरुरज्जु से जो भी सूचना प्राप्त होता है, दिमाग हमारा सोचता है और उसके अनुसार विश्लेषण करने के बाद उस पर कार्य करता है। और मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, जैसे कि तीव्र प्रकाश में हमारी नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। उदाहरण में क्या है कि हमारे नेत्र की पुतली जो है ये संकुचित होती है, यानी सिकुड़ती है। जैसे हम अधिक प्रकाश से अगर कम प्रकाश में आए तो कुछ समय बाद हमें सुस्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई देता है। और जैसे तुरंत घुसे अधिक प्रकाश से कम प्रकाश वाले क्षेत्र में, यानी अंधेरे में हम तुरंत अगर घुसेंगे तो कुछ क्षण तक बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, पता लगेगा कि बहुत अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि दिखाई देना शुरू होगा। वो क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी जो पुतली है सिकुड़ जाती है और फोकस दूरी को समायोजित करती है। फोकस दूरी को क्या करती हैं? समायोजित करती हैं, ताकि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन जाए। तो जब धीरे धीरे सिकुड़ कर अपना जो पोजीशन पकड़ लेता है तो प्रतिबिंब बनने लगता है और उसके बाद हमें अंधेरे में भी, यानी कुछ जो प्रकाश होता है उसमें हमें दिखाई देने लगता है। तो ये डायरेक्ट किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यही करा कि कुछ क्रिया, कुछ प्रतिवर्ती क्रिया सीधे मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। चलिए, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक, हम लोग जो भी नमक खाते हैं, पहले जो नमक आता था समझिए कि वो ठोस रूप में ज्यादा रहता था, है कि नहीं, ढेला ढेला बड़ा बड़ा उसमें रहता था, लेकिन वो क्या था कि समझिए उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं था। लेकिन अब क्या है कि जो भी हम लोग आयोडीन का सेवन करते हैं यानी खाते हैं, समझिए कि उस वैसे जो नहीं है वो समझिए कि ठोस रूप में है, लेकिन बहुत क्या छोटा छोटा उसमें कण है कि नहीं, और उसमें आयोडीन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो इसमें कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, यानी जो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो इसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की उपापचय की क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है, उसको संभालता है। और इसके कारण थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन क्या है? अनिवार्य है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या चीज अनिवार्य है? तो ये आयोडीन अनिवार्य है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। या अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ये घेघा रोग होता है। और इसी कारण से आयोडीन युक्त नमक खाने की हमें सलाह दी जाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? मधुमेह, जिसको हम लोग चिन्हिया बीमारी बोलते हैं, मधुमेह यानी बोलचाल की भाषा में जो हम लोग चिन्हिया बीमारी बोलते हैं, उसका उपचार मधुमेह का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन कम स्रावित होता है। यानी अग्नाशय ग्रंथि की कम क्रियाशीलता, यानी वो जब कम काम करने लगता है तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है ये कम मात्रा में स्रावित होगा, कम मात्रा में बनेगा, है कि नहीं। और इसलिए रक्त में शर्करा, यानी शर्करा मतलब क्या? यानी चीनी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अतः इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी के रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए रोगियों को क्या करते हैं? ये इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं ताकि वो मधुमेह होने से क्या हो जाए? बच जाए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पादप हार्मोन क्या है? इसे कितने भागों में बांटा गया है? पादप हार्मोन क्या है और उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए, हमारे शरीर के अंदर जो है काफी अंतः क्रियाएं होती हैं जो हमारे कितना कंट्रोल में नहीं होता है। और वैसे ही जो है जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर भी क्या होती हैं? अंदर भी उनकी क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ के जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं? खाद, खनिज, लवण इत्यादि को, जल को क्या करते हैं? अवशोषित करके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में भेजते हैं, पत्तियों में भेजते हैं। कहा जाता है कि पत्तियों में सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसको हम लोग भोजन बनाना भी बोलते हैं। तो जो सभी क्रियाएं होती हैं उसके लिए कुछ क्या है? कंट्रोल करने के लिए कुछ
ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग हार्मोन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन जैसे पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाली रासायनिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन बोलते हैं। यानी वही जो आंतरिक उसकी होने वाली जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, संभालने के लिए, समन्वय उसमें स्थापित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होता है उसी पदार्थ को हम पादप हार्मोन कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन उसको 5 भागों में बांटा गया है। यानी देखिए पादप हार्मोन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है ऑक्जीन, दूसरा जिब्रेलिन्स, और तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा एब्सिसिक एसिड है, और पांचवा हमारा इथिलीन है। इसमें सबका अलग अलग कार्य है। कोई पौधों की पत्तियों को बढ़ाता है, कोई फलों को पकाने में कार्य करता है, इस तरह से अन्य इसमें सबका अलग अलग कार्य है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? एक अगरबत्ती की गंध का पता हम कैसे लगाते हैं? तो ध्यान दीजिए, अगरबत्ती या किसी भी गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। यानी जो हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो समझिए कि किसी भी जो चीज है, पदार्थ है, उसको जो उसका जो गंध है उसको प्राप्त करने, यानी उसको क्या पहचानने में मदद करता है। क्या चीज? ये अग्र मस्तिष्क। इसमें गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है। इसी केंद्र के कारण अग्र मस्तिष्क जो भी सुगंध है उसको पहचान पाता है, जिसके गंध की सूचना हमें प्राप्त होती है और हम उस गंध का पता लगा पाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? ठीक है, यानी प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रकाश जो अनुवर्तन है इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शीर्ष भाग जो होता है वो प्रकाश किरण की ओर झुक जाते हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी ओर क्या करते हैं? वो झुक जाते हैं, उधर ही मुंह कर देते हैं। एक तरह से अपना जो शीर्ष ऊपरी जो हिस्सा होता है, शीर्ष होता है, वो प्रकाश की ओर क्या करते हैं? झुका देते हैं। तो इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। लेकिन उसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, यानी बताएंगे कैसे। तो लिखेंगे प्रकाश अनुवर्तन क्या है? तो ये पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, यानी उधर ही क्या करते हैं? अपने मुंह घुमा देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रकाश, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसको जानने से पहले देखिए ये गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो पृथ्वी क्या करती है? अपने केंद्र की ओर बल लगाती है। यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, यानी नीचे खींचती है, तो उसमें क्या होता है? उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और जो भी पेड़ पौधे हम जब लगाते हैं तो पेड़ पौधे के जो क्या होते हैं? जड़ होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर की ओर क्या होते हैं? ये बढ़ते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या? पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं। पौधे के जो जड़ होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे? ये पौधे के जो पेड़ पौधे के क्या होते हैं? जो जड़ होते हैं नीचे की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले इस पर देखिए, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, मास्टर ग्रंथि। मास्टर शब्द जो है ये केवल शिक्षा देने वाले, यानी शिक्षक को केवल मास्टर नहीं कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति महारत हासिल कर लिए हैं, यानी उस क्षेत्र में उसमें बढ़िया से अगर निपुण है, उसके बारे में अच्छी तरह से उनको जानकारी है, तो उस कार्य का, उस चीज का हम उनको मास्टर बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुने होंगे टेलर मास्टर,
तो क्या है, टेलरिंग यानी कपड़ा सिलने में वो क्या है, एक तरह से क्या है, निपुण है, काटने में सीख यानी सिलने में हर एक क्षेत्र से उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनको हम टेलर मास्टर बोलते हैं। जो शिक्षक होते हैं उनको भी मास्टर बोला जाता है, क्योंकि वो पढ़ाने में क्या है, टेंड है, इसलिए उनको मास्टर बोला जाता है। और यहाँ पे है पीयूष ग्रंथि, यानी ये ग्रंथियों में क्या है, मास्टर है। ये ग्रंथियों में क्या है, मास्टर है, यानी ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। सबको, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सबको संभालने का कार्य करती है। कौन, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह जो है हार्मोन बनाती है। ये जो पीयूष ग्रंथि है क्या करती है, हार्मोन बनाती है। और हार्मोन बनाने के साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, वह शरीर में कई अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। उसको संभालने के, अलग अलग क्रियाओं को संभालने का, नियंत्रित का मतलब क्या है, संभालने का कार्य करती हैं। और यह शरीर की जरूरतों को समझती हैं। ये जो क्या है, ये पीयूष जो ग्रंथि है शरीर के नियंत्रण को क्या करती है, समझती है और जरूरतों को समझती है। और पूरे शरीर में विभिन्न अंगों और ग्रंथियों को, उनके कार्यों को विनियमित करने और उचित वातावरण बनाए रखने के लिए संकेत भेजती हैं। यानी नियमित जो कार्य है, जो भी क्या है ग्रंथियां हैं, उनको नियमित कार्य करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ये उसको नियमित बनाए रखने में मदद करती हैं और उचित वातावरण बनाए रखने के लिए भी संदेश भेजती हैं, है कि नहीं। यानी इस तरह से देखा जाए जो ये पीयूष ग्रंथि है सभी ग्रंथियों में श्रेष्ठ है, सबको कमांड करती है, सबको एक संवेदना भेजती है ताकि वो क्या करे, अच्छा वातावरण बनाए और अच्छी तरह से अपना जो ग्रंथि है वो कार्य करे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि स्पर्शा अनुकुंचन क्या है और छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति प्रदर्शित होती है, नहीं दिखाई देती है। छुई मुई की पत्तियों, छुई मुई यानी समझिए कि हम लोग अपने देहात में बोलचाल के भाषा में लजौनी का पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लजौनी का पौधा। और उससे समझिए कि बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। जब भी गाय भैंस चराया करने जो जाते थे, नहीं बकरी जो चराने बच्चे जाते हैं, अगर वो समझिए कि खेतों में अगर कहीं वो मिल जा रहा है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लजौनी बोलते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे उस पत्तियों को बार बार क्या करते हैं, हिलाते हैं, छूते हैं। और क्या होता है कि उसकी पत्तियां आराम से सिकुड़ जाती हैं, जिसको बोलते हैं कि क्या हो रही है, लजा रही है। इसलिए उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लजौनी कहते हैं। और वही नाम इसमें कहलाता है क्या चीज, छुई मुई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छुई मुई बोलते हैं। तो छुई मुई के पौधे में क्या होता है कि उसके जो तने होते हैं उसमें जल की जो मात्रा है छूने के बाद तुरंत त्वरित हो जाता है। यानी उसमें जल की मात्रा में क्या तुरंत परिवर्तन हो जाता है। और उसी परिवर्तन के कारण जो है इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, ये तने की ओर सट जाती हैं, जिसको बोलते हैं कि कितना अच्छा उसमें दृश्य होता है। क्यों क्या होती है, लगता है कि वो लजा रही है, छूने के बाद क्या हो रही है, लजा रही है। तो इसको हम देखिए लिखेंगे कैसे। देखिए पौधे में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है। जैसे हम उसको टच करेंगे यानी उसको छुएंगे तो उसको संवेदना को क्या करती है, उद्दीपन को ग्रहण करने की विशेष क्या होती है, उनमें क्षमता होती है। स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को स्पर्श अनुकुंचन कहा जाता है। यानी जब हम उसको छूते हैं यानी स्पर्श करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को स्पर्शा अनुकुंचन कहते हैं। और छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करने के कारण जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब हम छूते हैं तो उसमें जो तने में जो जल की मात्रा होता है तुरंत त्वरित होता है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो आकृति है बदल जाती है, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और तने में सट जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो लजा रही है कि नहीं। और यही कारण है जल का जो उसमें परिवर्तन है उसी के कारण से उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, यानी नीचे की ओर क्या होती हैं, झुक जाती हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। इसको बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और जो समझ रहे हैं उसकी सहायता से, कोई जरूर नहीं कि जो बात जो इसमें लिखा हुआ वही लिखें, जो हम समझा रहे हैं उसको भी आप अच्छे अपने भाषा में उसको लिख सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम देने जाइएगा तो पहला पेज पे यही लिखा रहेगा कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, जैसे समझे हैं वही उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्योंकि कहीं भी आंसर देखिएगा किताब में कुछ और लिखेगा, किसी नोट्स में कुछ और लिखा जाएगा। नोट्स तो ज्यादा ऐसे रहता है कि उसमें आसान भाषा दिया जाता है ताकि विद्यार्थी को अच्छे से समझिए कि याद हो जाए, रिवीजन कर ले।
किताबी भाषा उसमें कम होता है। तो किताबी भाषा अगर कम लिखिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा, तो एग्जामिनर को वहां पे और अच्छा लगेगा कि चलिए विद्यार्थी है जो है समझा है, इसलिए अपने भाषा में लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन करें। मस्तिष्क का कार्य क्या है? ये जो हमारा मस्तिष्क है यानी दिमाग है, सबसे पहले इसका मुख्य कार्य क्या है? सोचना, समझना, उस पर कार्य करना और हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है, ज्ञानेंद्रिय है, उसको कमांड देना। तो उसको हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो समझिए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 गो आपको कार्य तो लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 गो। तो सबसे पहले स्मार्ट कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, ये निम्नलिखित सब में लिखना जरूरी है। इसमें हम कार्य 1 2 दर्शाएंगे, तो जहां अगर क्रम वाइज आपको आंसर देना है तो ये सब बात जरूर लिखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे महत्वपूर्ण, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। और पहला जो कार्य है देखिए क्या है कि आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। सबसे पहले मस्तिष्क क्या करता है कि कोई भी अगर हम बात सुनते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो उस पर आवेग को ग्रहण करता है और हमारे दिमाग में उसको क्या करता है, उस आवेग का विश्लेषण करता है, उस पर सोच विचार करता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, और ग्रहण करने के बाद ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, उस पर विचार करता है, सोचता है कि इसका अब अनुक्रिया क्या किया जाए, इसके बाद इसका जो फैसला होगा क्या होगा, उस पर विचार करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तीसरा कि विभिन्न आवेगों का सहसंबंध कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का क्या करता है, कुशलता पूर्वक समन्वय करता है। यानी जो भी अच्छा जो निर्णय होता है उसको कुशलता पूर्वक समन्वय करता है, हमारे शरीर के अंगों को कमांड देता है कि हमें ये करना चाहिए। इस तरह से हम मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखेंगे। और समझिए कि अगर 2 नंबर का है तो 3 को लिखना जरूरी है। इस तरह से टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन देखे और जो भी क्लास हम अभी तक करा दिए हैं क्रैश कोर्स में, उसमें सबसे पहले मैथ है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद संस्कृत है। तीनों का जो वीडियो है आप लोग को प्ले लिस्ट में, जो क्रैश कोर्स वाला प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा वहां।